सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफिकल शिफ्ट की, यानी कि ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की। यानी कि अब समाज बढ़ने वाला था, जो आर्यंस हैं उनकी ट्राइब्स, जो क्लैन हमने पढ़ते कि क्लैंस होती थी, ट्राइबल कम्युनिटीज थी, ये ट्राइबल कम्युनिटीज टेरिटोरियल कम्युनिटीज में बदलने थी। यानी कि पहले एक ट्राइब जहां रूल कर रही है वहां पर लोग रह रहे हैं, फिर उन्होंने अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करना स्टार्ट किया। क्यों? बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ दिस थिंग ओनली। यस, नेचुरल रिसोर्सेज ही हमें सबसे ज्यादा एम्पावर करते हैं कुछ और आगे डेवलपमेंट करने के लिए। आज जैसे हम क्या समुद्र के अंदर घर बना के रह सकते हैं? नहीं, लेकिन शायद से कल को कोई ऐसे एलिमेंट, ऐसी कोई चीजें मिले कि हम वहां पर भी घर बना के रहना स्टार्ट कर दे, चांद पे जाना। तो जो बाकी रिसोर्सेज हैं उसके एक्सप्लॉयटेशन से ही डेवलपमेंट होता है। मतलब आप रिसोर्स को यूज करोगे तो आप डेवलप करोगे। तो क्या होता है, तो जो यहाँ पर ये सप्त सिंध का देश था उससे हम खिसक के गैंगेटिक प्लेन्स यानी कि ईस्टवर्ड मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं, और ये धीरे धीरे करके पूरे जो आज मॉडर्न डे बिहार है वहां तक और मध्य प्रदेश तक क्रिएशन होता है आर्यंस के डेवलपमेंट का। अर्ली वैदिक की ज्योग्राफी क्या थी? हमने पढ़ा था सप्त सिंध रीजन में ये रहते थे, लैंड ऑफ 7 रिवर्स, जहां पर बाकी रिवर्स थी सरस्वती, सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, इंडस। हम ये सब बेटा डिस्कस कर चुके हैं। आयरन रेवोल्यूशन आया इसी टाइम पीरियड में, तभी ये शिफ्ट आएगा। आपने समझा कैसे? आयरन एक्सिस, जिसे हम श्यामा और कृष्णा आयास कहते थे, वैदिक टेक्स्ट में ये वर्ड्स मिलते हैं जो दिखाते हैं कि लोहे की क्या आ गई थी, कुल्हाड़ी आ चुकी थी, जो कि 1000 BC के आसपास है, और इसने ट्रांसफॉर्म किया क्या चीज? Iron tools enabled the clearing of the dense forest of the Gangetic Plains, forests that previously been impenetrable with the bronze or the stone implements. This technology breakthrough unlocked vast stretch of fertile alluvial land for the agriculture, making sedentary large-scale farming possible in the first time. Yes, मैंने जैसे बताया आपको पहले बेटा कि आयरन के इन्वेंशन से ऐसे टूल्स बने जो बड़े बड़े जंगलों को साफ कर सकते हैं। फिर जो जगह मिली वो रिवर के पास, जैसे गंगा रिवर है उसके पास मिली। अब रिवर जो प्लेन्स में बहती हैं वो अपने आसपास एलुवियल सॉइल को एक्वाइट करती है, जड़ोल मिट्टी बोलते हैं, वो बहुत फर्टाइल होती हैं, क्योंकि ये जो प्लेन्स का डेवलपमेंट होता है ये पहाड़ों के ब्रेकडाउन से ही होता है जब रिवर्स आती हैं। तो यानी कि मिनरल्स वगैरह और फर्टिलिटी बहुत थी, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो जब प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो इन्होंने आसपास सेटलमेंट करना स्टार्ट किया। तो जो लोग अर्ली वैदिक पीरियड में लार्जली सोसाइटी नोमैडिक थी, यानी कि जानवर या फिर कैटल रियरिंग करते थे, नोमैडिक कहेंगे या कैटल रियरिंग, यानी कि जानवरों के पशुपालन की इकोनॉमी थी, वो कंप्लीटली चेंज होके सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट बन जाएंगे बेटा। सेटल्ड एग्रीकल्चर मतलब अब ये सेटलमेंट बनाना अपनी स्टार्ट करेंगे रिवर्स के आसपास। अब बहुत सारा अगर बड़ा लैंड है तो आपकी जो फूड की रिक्वायरमेंट, आपको मेरी पहली क्लास याद है जब बताया था आपको कि मैंने हर एक काम इंसान करता है जो पेट के अंदर आग लगती है, उसी के लिए इन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना स्टार्ट किया। उसी के लिए अब जब इनको सेफ्टी चाहिए, जो सरप्लस प्रोडक्शन हुआ उसको आपको स्टोर करना है, तो आपने कहीं ना कहीं ग्रेनरीज डेवलप करी जहां पर आप उसको स्टोर करके रख सकते हो। आप स्टोर करके रखना है तो आपको खुद वहां रुकना भी पड़ेगा, आप रोम नहीं कर सकते इधर उधर, यानी कि आपकी जो सिविलाइजेशन है वो एक जगह पे ही रहना स्टार्ट करते हैं। लेटर वैदिक पीरियड की ज्योग्राफी कैसी है? बाय द लेटर वैदिक पीरियड सेटलमेंट्स एक्सटेंडेड ईस्टवर्ड इन द द्वाब रीजन। ये गंगा यमुना के द्वाब की बात कर रहे हैं, ठीक है। द्वाब मतलब जहां पर दो रिवर्स के बीच का एरिया होता है। फर्दर इनटू मॉडर्न उत्तर प्रदेश, बिहार एंड मध्य प्रदेश तक फैल जाएंगे। दिस रीजन वाज विद इट्स हैवी रेनफॉल एंड फर्टाइल सॉइल सपोर्टेड डेंस एग्रीकल्चर पॉपुलेशन एंड ग्रोथ ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। अब जब सेटलमेंट्स बढ़ेंगी, एक ही जगह पे धीरे धीरे लोग रहना स्टार्ट करेंगे, बड़े बड़े सोसाइटीज में बदलेंगे। अभी रिचुअल्स और बाकी कॉम्प्लेक्सेस तो आएंगे, लेकिन उससे पहले क्या होता है? टेरिटोरियल एक्सपेंशन होता है। अब जब टेरिटोरियल एक्सपेंशन होगा तो जो राजन थे वो अब टेरिटरीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और बाकी जो बगल वाली टेरिटरी है उससे फाइट करने के स्टार्ट करेंगे। और जब टूल्स का डेवलपमेंट होता है तो फाइट करना या बैटल्स में आना भी आसान है। जब तक न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं डेवलप हुए तब तक किसी ने न्यूक्लियर फ्यूजन या बाकी प्रोसेस की तरफ ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब 1945 में ऐसा हुआ पहली बार बेटा, तब देखो डेवलपमेंट हुए। तो वैसे ही आयरन मिलना भी एक तरह से रेवोल्यूशन की बात थी उस वक्त में। तो जो किंगडम्स बने, किंगडम्स क्या होते हैं? जहां पर राजा रहते हैं, बहुत बड़ा बड़ा एरिया रूल करते हैं। तो सेवरल पावरफुल किंगडम्स इमर्ज दिस पीरियड एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक वैदिक टेक्स्ट एंड रॉयल लिनेज दिखाते हैं, जैसे कुरु, पंचाल, विद्या, कोसाला। क्या लिखा हुआ है? सेंटर्ड अराउंड द मॉडर्न डे दिल्ली एंड मेरठ एरिया। तो मेरठ और इसके अलावा पास में कुरु है। कुछ याद आ रहा है? कुरुक्षेत्र, बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि जो ये नाम थे क्लैंस के, अब वो टेरिटरीज के नाम में कन्वर्ट हो गए कि अब हमारी जमीन है, यानी कि टेरिटोरियल इन्होंने अपनी अधिपत्य दिखाना स्टार्ट किया। पंचाल, अगर आप देखते होंगे आज भी कुछ लोगों के सरनेम में पंचाल आता है ना, आपने स्कूल में फ्रेंड्स देखे होंगे उनके बच्चों के नाम के पंचाल भी आता है। लोकेटेड इन द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मेजर सेंटर ऑफ द वैदिक लर्निंग। विद्या इन द नॉर्थर्न बिहार, फेमस फॉर द किंग जनक। जनक कुछ याद आ रहा है आपको? अपनी माइथोलॉजी में आप याद करेंगे। फिलोसफिकल डिस्कोर्स इसके आगे चलता है।
कुशाला इन द ईस्टवर्ड उत्तर प्रदेश लेटर होम टू द अयोध्या, यानी कि जो कुशाला है वो अयोध्या के आसपास जो ईस्ट साइड का उत्तर प्रदेश है उस तरफ को दिखाता है। यानी कि ये नए नए किंगडम्स डेवलप हुए। बेटा ये सिर्फ अभी किंगडम्स हैं, अभी ये जनपद हैं, महाजनपद नहीं बने। धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे तो नहीं 14 महाजनपद बनेंगे, ठीक है। उसमें हम पढ़ेंगे गंधार, कोसी, मगध और विदेहा भी डेवलप होगा। ऐसी और भी बेटा महाजनपद आएंगे जिसकी हम बातें करने वाले हैं, ठीक है। आगे तो नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा। तो ये था टेरिटोरियल एक्सपेंशन। यहां पर आते हैं, हम बात करते हैं पॉलिटिकल लाइफ के कंपैरेटिव स्टडी के बारे में, यानी कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अर्ली वैदिक पीरियड में कैसा था और लेटर वैदिक पीरियड में कैसा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजन की, यानी कि जिसको हम चीफ्टन कहते थे, ट्राइबल का एक सरदार होता था। द किंग वॉज प्राइमरली ट्राइबल लीडर एंड मिलिट्री कमांडर, नॉट एन एब्सोल्यूट रूलर, यानी कि पूरी सुप्रीमेसी नहीं थी, यानी जो मन में आ रहा वो नहीं करता था। His authority was limited and conditional upon the consent of tribe. Consent से काम करता था। सभा समिति ज्यादा दबाव रखती थी राजा के ऊपर, क्योंकि राजा नहीं था, केवल आपको एक अलग से टास्क दिया गया कि आप कुछ एक्स्ट्रा परफॉर्म करिए फंक्शन, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, आप ट्राइब को संभाल सकते हैं, आप कैटल्स को ध्यान रख सकते हैं, इसलिए राजन थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या होगा, एब्सोल्यूट मोनार्क आएंगे। एब्सोल्यूट मतलब संपूर्ण ताकत के साथ मोनार्की, यानी कि राजशाही जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। द किंग बिकम द पावरफुल टेरिटोरियल रूलर, तो पावरफुल हो गया और पूरी टेरिटरी पे रूल करता था। डिवाइन सैंक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वॉज इंक्रीजिंगली क्लेम टू द किंगशिप एंड अबरेट कंस्ट्रेशन रिचुअल्स लाइक द राजस्यु, अश्वमेध सैक्रिफाइसेस एंड अदर अथॉरिटीज। क्या बताने की कोशिश करें बेटा कि अगर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर आज मैं आप सब पे राज करना चाहता हूं, मान लो आप अपने अपने एरिया को एक बार डिफाइन कर लीजिए। लार्जली जैसे हम कानपुर में रहते हैं, मैं चाहता हूं मैं पूरे कानपुर पे राज करूं, तो लोग क्या मुझे एक्सेप्ट करेंगे मेरी अथॉरिटी को? नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी बात ही नहीं है जिससे वो कन्विंस हो। लार्जली इंडिया में लोग बेटा रिलीजियस सेंटीमेंट से बहुत कंट्रोल होते हैं। तो पहले के टाइम में भी लोग ऐसे होते थे कि अपनी सुप्रीमेसी को जताने के लिए वो डिवाइन थ्योरी में विश्वास करते थे। डिवाइन थ्योरी ये कहती है, डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप, वो ये कहती है कि जैसे भगवान, जैसे मैं आपसे कहता हूं भगवान आपका भला करना चाहते हैं, लेकिन वो धरती पे नहीं आ सकते, आपके पास नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने मुझे चुना है कि मैं आपका भला करूं। तो अगर अब आप मेरे किसी अथॉरिटी को चैलेंज करते हो, तो यानी कि आप मेरे को नहीं चैलेंज कर रहे हो, मैं तो छोटा आदमी, आप भगवान के ऊपर उंगली उठा रहे हो। मतलब डिवाइन पावर है, पास दिव्य शक्ति है भगवान की तरफ से आप पे राज करने की। और बहुत सारे राजाओं ने इसीलिए इतिहास में बहुत सारे मंदिर बनवाए। अगर आपने कभी उड़ीसा के पुरी मंदिर के बारे में जानते होंगे आप, तो किसने बनवाया आप पता करिएगा। मिडिवल एज के टाइम पीरियड की बात है, और राजा लोग हमेशा मंदिर बनवाने में विश्वास करते हैं बेटा, ताकि लोग उन्हें एज अ गॉड फिगर स्टैब्लिश करें और वो ज़्यादा लंबे समय तक रूल कर सके, और आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए बेटा मंदिर बनते रहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, सभा एंड समिति की बातें करते हैं हम लोग। तो 2 असेंबलीज होती थी जो कि राजा को असिस्ट करती थी, सलाह देती थी। 2 पावरफुल डेमोक्रेटिक असेंबलीज चेक रॉयल पावर। द सभा वॉज द काउंसिल ऑफ एल्डर्स। हमने पढ़ा था कि जब बड़े लोग और जो पावरफुल लोग होते थे, जैसे पंचायत में होता है ना, गांव घर के बड़े बुजुर्ग लोग, या कोई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है या कोई रिटायर्ड टीचर है, वो पंचायत में प्रमुख रोल अपनाते हैं, और बाकी एट लार्ज सोसाइटी होती है। तो ये बेटा एल्डर्स से बना हुआ ग्रुप होता था, नोबल्स यानी पढ़े लिखे लोग। समिति में ज्यादातर सारे ही लोग होते थे जो कि जनरल असेंबली फॉर्म करते थे। तो ये सब चीज होती थी। एंड यहां लिखा हुआ है बोथ हैड द अथॉरिटी टू अप्रूव और रिजेक्ट द रॉयल डिसीजन, यानी कि राजा जो फैसला ले रहा है खुद से अगर, तो चाहे तो उसको रिजेक्ट कर दें और चाहे तो उसको पास कर दें, इंक्लूडिंग डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। युद्ध होगा या नहीं होगा, अगर ये जनता से पूछा है कितना अच्छा है, बजाय केवल कि 4 लोग बैठ के डिसाइड कर लें। जैसे आज प्रेजेंट सिनेरियो में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि पार्लियामेंट फैसले नहीं लेते बेटा। पार्लियामेंट पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू पार्लियामेंट को पावर है फैसले लेने की, पार्लियामेंट नहीं लेती बेटा। उसमें रूलिंग पार्टी भी नहीं लेती, रूलिंग पार्टी के सारे मेंबर से भी पूछा जाता है कोर कैबिनेट से। आप समझते हैं कैबिनेट का कॉन्सेप्ट? तो जैसे हाई चेयर कैबिनेट मीटिंग होती है, तो वही 8, 10, 15 लोग जो होते हैं वो मिलकर फैसला लेते हैं पूरे देश का कि क्या करना चाहिए। हालांकि वो चीज भी कुछ हद तक ठीक है, बट हमेशा ऐसा सही होगा ऐसा नहीं कह सकते। डिक्लाइन ऑफ असेंबलीज, यस, अब जो सभा समिति की पावर है वो भाई कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि राजा की पावर बढ़ रही है। देखिए, द सभा एंड समिति लॉस देयर डेमोक्रेटिक कैरेक्टर। डेमोक्रेटिक मतलब कि उनका जो वोट देने का अधिकार था, या उनका कंट्रोल करने का, या फिर वॉर ना हो, या कोई भी फैसला लेने के लिए था, बट अब यहाँ पर ये चीज खत्म हो जाएगी। बिकम डोमिनेटेड बाय द रॉयल कोर्टियर्स, यानी कुछ
जो सगे जो राजा के सपोर्टर्स होते थे, कोर्ट के व्यक्ति, यानी कि जो उनके प्रजा के मतलब उनके जो खास परिवार के लोग होते थे, बस वही 4 लोग फैसला करते थे, एंड कुछ नोबल से। रियल पावर शिफ्टेड टू द सर्कल ऑफ एडवाइजर्स एंड ऑफिशियल्स, यानी केवल बस कुछ सलाहकार, कुछ प्रमुख लोग ही फैसला ले लेते हैं आपस में, और राजा उन्हीं में 4 लोगों के बीच में क्या है, खुश महसूस करता है कि मैं तो सेफ हूं, मैं तो सब अच्छा काम कर रहा हूं। जबकि धरातल पे ऐसा नहीं होता, और सोसाइटी इस तरह से डिक्लाइन होती है, समाज का पतन इसी तरीके से होता है, और फिर बदलाव आते हैं समाज में, क्रांति आती है। जैसे यहाँ पर बुद्धिज्म और जैनिज्म आएगा, क्यों? क्योंकि सेक्रीफाइसेस होना बहुत स्टार्ट हो गए थे। राजा लोग अपने अपने बड़े बड़े यज्ञ के लिए बहुत सारे जानवरों की बलि देते थे, या बहुत सारे ऐसी चीजें करते थे जिसकी वजह से लोग आहत हुए, और लोगों ने फिर कुछ और अल्टरनेटिव देखना स्टार्ट किया समाज की तरफ। वॉलेंट्री ट्रिब्यूट, यानी कि क्या पहले राजा कोई टैक्स लेते थे अर्ली वैदिक में? नहीं। अगर आपकी खुद से कोई शिक्षा है, आपको खुद से ऐसा मान लो बहुत सारा अनाज होगा, तो 2 बोरे हम राजा के यहाँ दे कि राजा साहब है ना, आप बढ़िया काम कर रहे हो, ये हमारी तरफ से ट्रिब्यूट है, यानी गिफ्ट है, तोहफे दिए जाते थे। देयर वर नो फॉर्मल टैक्सेशन सिस्टम, ये याद रखना बेटा, कोई टैक्सेशन सिस्टम नहीं था, और ये बड़ा रिलैक्स था ना। आज ऐसा हो जाए कितना मजा आएगा। द किंग रिसीव्ड बाली वॉलेंट्री गिफ्ट एंड ऑफरिंग फ्रॉम द पीपल रादर देन कंपल्सरी लेवीज। लेवीज मतलब कोई भी टैक्स या एक्स्ट्रा है ना, सर चार्जेस वगैरह लगते हैं ना, ऐसे सेस वगैरह लगते हैं आजकल। लेकिन यहाँ पर कुछ मैंडेटरी सिस्टम था। भाग बाली, ऐसे 2 कॉन्सेप्ट आ गए थे। आपकी कमाई का 1/4 से लेकर 1/6 हिस्सा आपको राजा को डोनेट करना पड़ेगा। ये बिल्कुल टैक्सेशन सिस्टम जैसे हर जगह विजिबल है। बाली बिकम कंपल्सरी टैक्स, अ न्यू लेवी भाग टिपिकली 1/6 ऑफ प्रोड्यूस वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड। प्रोफेशनल टैक्स कलेक्टर्स बाली हर्थ वर अपॉइंटेड, यानी कुछ ऐसे ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए कि भाई अगर टैक्स ना दे तो ना कूट के लेके आओ, लेकिन लगान वसूलो, मतलब जनता से, ऐसा वाला काम हो गया। राजा की पावर चल रही है। स्मॉल पॉलिटिकल यूनिट होता था। द बेसिक यूनिट वाज द जन, ट्राइब और क्लैन, नॉट डिफाइंड एज टेरिटरी, यानी कि जो जन थी, जनता, वो ट्राइब का नाम था, ना कि कोई टेरिटरी को रूल करते थे। लॉयल्टी वाज टू द पीपल नॉट टू द लैंड, यानी कि जो राजा थे वो जमीन के नहीं, वो जनता के राजा को करते थे। लेकिन यहाँ पर उल्टा होगा, जैसा कुछ देशों में आज भी है कि सरकारें जनता के लिए काम नहीं करती, जनता सरकार के लिए काम करने लगे। तो ये बड़ा गलत चीज है, और हमारा इतिहास ऐसा नहीं रहा है। लेटर वैदिक पीरियड में शिफ्ट आता है केवल। द जनपद टेरिटोरियल किंगडम रिप्लेस द जन किंगडम वेयर डिफाइंड बाय लैंड, नॉट जस्ट ट्राइबल एफिलिएशन, एंड द इंक्लूडेड डाइवर्स पॉपुलेशन अंडर अ सिंगल रूलर। तो सिंगल रूलर, कुछ दूर दूर पे महाजनपद बनेंगे, डाइवर्सिफिकेशन होगा, लेकिन ये अब टेरिटोरियल किंगडम्स कहलाएंगे, ना कि केवल जन कहलाएंगे, यानी कि जन से जनपद और महाजनपद तक का रास्ता तय होगा। बेटा ये बात आपको याद रखनी है सारी, कि पॉलिटिकल में क्या क्या शिफ्ट आया, सभा समिति कैसे डिसॉल्व हो गई, पावर पूरी एब्सोल्यूट मोनार्की में कन्वर्ट हो गई। टैक्सेशन में भाग बाली ये आता है, तो भाग एज अ ट्रिब्यूट, बाली मतलब 1/6 आपको देना है। आगे बात करते हैं बेटा यहाँ पर और चीजों की कुछ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपैरेटिव स्टडी है सोशल स्ट्रक्चर की। तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था सोसाइटी में। यहाँ पर आपको अर्ली वैदिक पीरियड की चीजें याद होंगी, जब मैंने आपसे बात की थी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, एक लाइन में बेटा बात करें तो पहले ये चीजें क्लास सिस्टम थी, यानी कि सोसाइटी में क्लासेस होती हैं। जैसे आपके स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे टीचर हैं, तो हमने क्लासेस बना रखा है, क्लासीफाई कर रखा है, ताकि पढ़ाना, बाकी कामकाज करना आसान हो। इसका ये मतलब नहीं कि 12th क्लास का बच्चा ना मतलब बड़ा है कुछ, और 6th क्लास बच्चे बहुत छोटे हैं, उनके फंक्शंस के हिसाब से ये चीज़ों में बदलाव आता है। लेकिन बाद में लेटर वैदिक पीरियड में ये चीज़ें शिफ्ट हो जाती हैं, और ये क्लास कन्वर्ट हो जाती हैं कास्ट में। और जो ये यहाँ पर कोई बात ही नहीं थी अति शूद्र की, ये अनटचेबल्स जैसी बातें यहाँ पर भी आना स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि हम सोसाइटी में इतने गिर जाएंगे, अपने डिक्लाइन आएगा ऐसा कि हम अति शूद्र, यानी किसी व्यक्ति जो कि भगवान का ही रूप है, उसमें हम अनटचेबल्स यानी अछूत जैसी कोई बातें हमारे मन में आएंगी, और ये सोसाइटी का बिल्कुल डिक्लाइन दिखाता है। आइए देखिए क्या क्या था सोसाइटी में उस वक्त। तो अर्ली वैदिक पीरियड में फ्लेक्सिबल और फ्लूइड सिस्टम था। बेटा अगर आपको कलर विजिबल नहीं है, लेट मी चेंज कलर फॉर यू। दिस वाज फ्लेक्सिबल एंड फ्लूइड सिस्टम, यानी कि जो वर्ण सिस्टम था वो एग्जिस्ट करता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे उस वक्त भी, लेकिन ये प्राइमरली उनके फंक्शंस के हिसाब से था। आपका मन नहीं कर रहा है, आपके अंदर अगर लड़ने की ताकत आ चुकी है तो आप भाई लड़ाई कर लो, आप क्षत्रिय कहलाओगे। यानी कि कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, उसका बेटा है, अब अगर वो बहुत पावरफुल है या वो संस्कृत वेद वगैरह पढ़ सकता है तो वो प्रीति क्लास में आ जाएगा, भले पापा उसके क्षत्रिय रहे हों। और कोई ब्राह्मण है, उसका बेटा चाहे तो वो क्षत्रिय बन सकता है। काफी आसान चीज है। यहाँ पर देखिए, तो बर्थ से डिसाइड नहीं होता था, फंक्शन कर्म से डिसाइड होता था। सोशल मोबिलिटी थी उस वक्त, कंसिडर की जाती थी। सन वॉज नॉट बाउंड टू फादर ऑक्यूपेशन,
द ऋग्वेद कंटेन रेफरेंसेस ऑफ इंडिविजुअल हु ट्रांसेंडेड ट्रेडिशनल वर्ण बाउंड्रीज. द शूद्र while subordinate were not yet subjected to several disability characterize their position in the later period. यानी कह रहे हैं कि जो शूद्र थे वो सिर्फ ये थे कि वो काम कर रहे हैं, कुछ मिनिमल वर्क कर रहे हैं सोसाइटी का, लेकिन ये कहीं नहीं था कि उनको अछूत है, उनको छुओ नहीं या टच नहीं करो. ये सब चीजें हमको यहाँ देखने मिलती है. अब लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है इस वर्ण सिस्टम में, आप देख सकते हैं कि जो ब्राह्मण्स हैं, प्रीस्टली स्कॉलर, क्लेम करते हैं सुप्रीम रिचुअल अथॉरिटी. होता क्या है कि एक राजा की पावर तब बढ़ेगी जब वो बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म करेगा. अब रिचुअल्स कौन से? वो रिचुअल्स जो लेटर वैदिक एज में लिखे गए, यानी कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद. अब इनमें जो रिचुअल्स लिखे गए हैं वो रिचुअल्स परफॉर्म करने हैं. वो परफॉर्म कौन करेगा? वो करेगा जिसको इसकी नॉलेज है. वेदों की नॉलेज किसको है? ब्राह्मण्स को. यानी कि जो ज्ञान है वो भाई जीत गया. ब्राह्मण्स ने क्या किया? पढ़ा, रिचुअल्स होता है, राजन परफॉर्म करता जा रहा है, राजन अपनी पावर बढ़ा रहा है, लेकिन साथ साथ में जो ब्राह्मण्स हैं उनकी सुप्रीमेसी सोसाइटी में डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी. वो सोसाइटी को गाइड करना स्टार्ट करेंगे. सर बिल्कुल सुना हुआ लग रहा है. हाँ, जैसे आज आपकी शादी नहीं हो सकती, आप मर नहीं सकते, आप जन्म नहीं ले सकते, आपका नामकरण नहीं हो सकता. बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप बिना ब्राह्मण्स के नहीं कर सकते, क्योंकि जो वो रिचुअल्स होते हैं करने के वो उनको पता है, या हम कहें ज्ञान है जो पूजा जाता है हमेशा. ठीक है बेटा, तो इस चीज में हम डिस्प्यूट नहीं करेंगे, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं कि ये सब चीजें लेटेस्ट स्टेज में आई. क्षत्रिय वॉरियर रूलर थे, हेल्ड पॉलिटिकल पावर, डिफीटेड टू बट डिफर्ड टू द ब्राह्मण्स इन रिलीजियस मैटर. यस, डिफर्ड थे, मतलब उनके तरीके अलग थे. वैश्य, ट्रेडर, फार्मर, कैटल रियरर, द प्राइमरी टैक्स पेयर, यानी वो लोग जो टैक्स देंगे, राजा थोड़ा टैक्स देगा बेटा, नीचे से ऊपर लोग देंगे. और हमारे समाज में कभी भी ऐसा नहीं दिखा कि प्रीस्टली क्लास को टैक्स मिल रहा है, लेकिन आप कभी किसी और कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, जैसे फ्रांस में था, वहां पर भी क्लास सिस्टम मिलता है, कास्ट नहीं लेकिन क्लास सिस्टम मिलता है. किंग होते हैं, उसके नीचे जो उनके फ्यूडल सिस्टम आते हैं, फ्यूडल्स होते हैं, सामंतवाद, उनके लिए टैक्सेस आते थे. प्रीस्ट के, चर्च के लिए, इसलिए चर्च बहुत अमीर हो गए थे, उसमें भी बहुत सारे फिर रिफॉर्मेशन आया. विल डिस्कस इन 16th सेंचुरी. वैश्य ट्रेडर्स थे, शूद्र सर्वेंट और लेबरर्स होते थे, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैदिक रिचुअल्स, इनको वैदिक रिचुअल्स करना अलाउड नहीं था, एजुकेशन लेना अलाउड नहीं था, सब्जेक्ट टू इंक्रीज डिसेबिलिटी. और जब डिसेबल हो जाओगे तो आप और डिसेबल हो जाओगे. जब आपके पास ज्ञान नहीं, आपको किताब पढ़ना नहीं आता, तो आप अपने आगे की जनरेशन को क्या सिखाओगे? और जब ऐसी चीजें एक दो बार नहीं हजारों सालों तक होंगी आपके साथ, फिर जब आता है रिजर्वेशन सिस्टम तो लोग ऑफेंड होते हैं. हालांकि मैं डिफेंड नहीं कर रहा इस चीज को, लेकिन आज रिजर्वेशन सिस्टम पे पॉलिटिक्स होती है, लेकिन वो एज अ पॉलिसी टूल बहुत अच्छा था, लेकिन वो सही से इंप्लीमेंट नहीं किया गया. दिस थिंग विल डिस्कस इन द पॉलिटी पार्ट जब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में. देन आई विल डिस्कस रिजर्वेशन विथ यू इन डिटेल. आश्रम सिस्टम वाज आल्सो allies dividing the ब्राह्मण मेल इनटू द 4 स्टेजेस. यानी कि बेटा जो आर्यंस थे बेसिकली उनके लाइफ के 4 स्टेज होते थे, जिसे ब्रह्मचर्य कहते थे, यानी ऐसी स्टेज जब आप स्टूडेंट हैं, गृहस्थ जब आप हाउस होल्ड कर रहे हैं, वानप्रस्थ जब आप होम कर मतलब आप बाहर की तरफ कमाने जा रहे हैं, और संन्यास जब आप रिनाउंस कर रहे हैं, यानी रेनंसिएट मतलब समाज का त्याग कर रहे हैं सारे रिसोर्सेज का. दिस सिस्टम प्रोवाइड अ रिलीजियस फ्रेमवर्क फॉर द एंटायर लाइफ साइकिल. बिल्कुल ये चीज आज भी सूटेड है बेटा कि आपको स्टार्टिंग मेहनत करनी चाहिए, फिर आपको सारी चीजें मिलेंगी, हाँ, लेकिन अगर आप इस साइकिल को ब्रेक करोगे तो फिर आपका चीजें सही नहीं चलेंगी. ठीक है, यहाँ पर दिखा रहे हैं कैसे ब्राह्मण जो है वो इस पिरामिड में सबसे ऊपर आते हैं, जो कि प्रीस्ट, स्कॉलर, रिचुअल अथॉरिटी. ऐसे लोग जो रिचुअल्स करा सकते हैं, ऐसे लोग जो पंडित हैं, ऐसे लोग जो स्कॉलर्स हैं, ज्ञानी हैं, किस चीज के? वेदों के. क्षत्रिय जो कि वॉरियर्स हैं, पॉलिटिकल पावर रखते हैं. वैश्य जो कि ट्रेडर, टैक्स पेयर या फार्मर्स हैं, पैसे कमा रहे हैं. अर्ली पीरियड में इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था, आप कहीं भी इजिली मोबिलिटी आपकी थी. लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या होगा? बर्थ बेस्ड रिजिड हायरार्की बनेगी, यानी कि आपका जन्म जहां होगा आप उसी पार्ट में रह जाओगे. अगर आप उसके ऊपर नीचे जाओगे तो वही होगा जैसे एकलव्य के साथ हुआ ना, अंगूठा काट लिया जाएगा तुम्हारा. और क्या. ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं हम लोग. यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए. विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि और क्या क्या कंपैरेटिव स्टडी में आता है. यस, स्टेटस ऑफ वुमेन. सबसे खराब चीज, समाज में ऐसी स्थिति बिगड़ी कि बेटा उसका फिर आजादी लग गई हमको ये चीज सही करने में, और आजादी के बाद आज भी नहीं हो रहा है. मतलब अब हालांकि हो चुका है, अब ड्रम में पैक कर देते हैं लोग, अलग बात है. तो क्या हो चुका है, अब तो वुमेन एम्पावरमेंट विजिबल है, लेकिन ऐसे नहीं होता. जैसे इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे कि HDI जब हम करते हैं कैलकुलेट किसी कंट्री का, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम ये देखते हैं कि कितनी वुमेन्स जो हैं वो पॉलिटिकल पावर होल्ड करें. क्योंकि बेटा पावर तो एक ही है, राजनीति में जो पावर है, सच में पावर तो एक ही है ना. राजा आज कौन है? आज नेता राजा एक तरह से मतलब कह सकते हैं, दे हैव अ सुप्रीमेसी. तो यहाँ पर देखिए पोजीशन ऑफ वैदिक एज में सोसाइटी में वुमेन्स की कंडीशन थी. अर्ली वैदिक एज में बहुत अच्छी थी, हमने पढ़ा था बेटा ऋग्वेद टाइम पीरियड में लिखा हुआ है ऐसा कि ये स्टेटस में अच्छा था, एजुकेशन रिसीव कर सकते थे. हमने कुछ बात कही थी यहाँ पर
लोक मुद्रा, जैसे हमने आपके वक्त बताया था आपको गार्गी के बारे में, है ना, कि उनका और कुछ ऐसी घोष जो उन्होंने ना कंपाइलेशन किया था, किसका, हाइम्स लिखे थे, यानी कि पढ़ने लिखने में भी हर चीज और हर तरीके से था। यहाँ पर और देख लेते हैं, वुमेन अटेंडेड द पॉलिटिकल असेंबलीज, यस, सभा समिति ऐसे असेंबलीज में उनको बैठने की इजाजत थी, अलॉन्ग साइड विद देयर हस्बैंड। मोनोगमी, यस, मोनोगमी वाज द नॉर्म एंड देयर इज नो एविडेंस ऑफ द चाइल्ड मैरिज, यानी कि जो आज छोटे में लड़कियों की शादी आ जाती है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था पहले के टाइम पे जो अपने यहाँ होता था। विडोज कुड रीमैरी, यानी कि सबसे बड़ा स्टिग्मा, बेटा आप यकीन मानिए आजादी के टाइम से थोड़ा पहले 1870 के आसपास जब रिफॉर्म्स चल रहे थे सोसाइटी में, जैसे आपने कभी रिफॉर्मर्स पढ़े होंगे पॉलिटिकल, ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ये वो लोग हैं जिन्होंने बेटा चाइल्ड मैरिज को बैन करवाया। उसके बाद विडो के रीमैरिज की बात करी, आज भी बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा है। आप कभी सोच के देखिए, कोई अगर महिला विडो जाती है, कितने ही लोग हैं ना जो मेल्स की किसी विडो से शादी करना चाहेंगे, तो ये कि स्टिग्मा है सोसाइटी में सोशल। लेकिन लेटर अर्ली वैदिक एज में ऐसा ही था। मोनोगैमी यानी कि मल्टीपल मैरिजेस कर सकती थी महिलाएं, आज ऐसा है क्या? आज तो पॉलीगैमी है ना, आदमी कर सकते हैं, है ना, वुमेन्स नहीं कर सकती हैं। तो ये सब फार साइटेड सोसाइटी दिखाता है कि कितनी एडवांस सोसाइटी रही होगी अर्ली वैदिक पीरियड में। ऑब्वियसली बात है बेटा। एंड सोशली sanctioned arrangement, women participated in fully religious ceremonies and the presence of the wife was considered essential for the performance of many Vedic rituals. Yes, early Vedic period में अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सुख संपत्ति चाहिए तो महिलाएं भी उसका पार्ट होती थी, जैसे आज भी घरों में पूजा होती है, बट जो एजुकेटेड नहीं है वहाँ पर वुमेन्स को सेट असाइड किया जाता है। लेकिन लेटर वैदिक एज में क्या हुआ, आइए देखिए, डिक्लाइन एंड रिस्ट्रिक्शन लग गए। द लेटर वैदिक पीरियड विटनेस अ सिस्टमैटिक इरोजन ऑफ वुमेन्स राइट एंड फ्रीडम। वुमेन्स वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पॉलिटिकल असेंबलीज, यानी सभा समिति में आप नहीं बैठ सकते, घर के चार दीवार के अंदर रहिए। ग्रेजुअली बार्ड फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग इन द वैदिक रिचुअल से भी हटा दिया गया। और उसके बाद में सेक्रेट थ्रेड सेरेमनी होती है, जिसे हम कहते हैं उपनय, एक संस्कार होता है 16 संस्कारों में से, और ये केवल ब्राह्मण ही करते हैं और बाकियों के लिए रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण से बनाया तो उन्होंने ऐसा बना रखा है। विच इनिशिएटेड बॉयज इनटू वैदिक स्टडी वाज इंक्रीजिंगली डिनाइड टू गर्ल्स। Several harmful social practices began to emerge during this period। सही बात है, अब ये सोसाइटी इतनी डिक्लाइन होगी कि एक दिन जाके हम लोग सती ऐसी प्रथा करना स्टार्ट कर देंगे। और एक टाइम पे बेटा ऐसा आता है समाज में, आपने कभी पढ़ा नहीं अभी अच्छे से, लगभग हर महिला की ये स्थिति थी, हर औरत का ये नियति थी कि उसको सती करना पड़ता था। क्यों बेटा? क्योंकि जब हम पढ़ेंगे 1800 के आसपास, जब राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा ऐसी चीज़ों को बैन करवाया, विडो रीमैरिज की बात करना स्टार्ट किया, क्योंकि उसे ऐसा पॉल्यूट माना जाता था कि सोसाइटी में पॉल्यूट कर देंगे महिलाएं। तो जो एज डिफरेंस होता था हमेशा एक आदमी और एक औरत के बीच में ना, लगभग हाफ या उससे कम, तो आदमी कभी ना कभी जाकर तो मर ही जाएंगे, है ना, डेथ हो जाएगी, तो वुमेन को सती करना पड़ेगा। यानी कि नियति थी बेटा। अगर मैं बताऊंगा आपको तो आपको बहुत दुख होगा जान के कि कैसी स्थिति हो गई थी हमारे देश में। तो वही कह रहे हैं कि बिगन इमर्जिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब क्या था? चाइल्ड मैरिज बिगन रिप्लेस द अर्लियर प्रैक्टिसेस ऑफ मैरिज ऑफ द प्यूबर्टी, यानी वही चीजें, चाइल्ड मैरिज ऐसी बातें आ गई ना कि प्यूबर्टी एज से पहले शादी कर लो, जैसे इस्लाम में भी होता है और हर जगह ऐसे आप देखने को मिलेगा। द डाउरी सिस्टम, यस, कि आपको दहेज देना पड़ेगा। अब महिला हमारे घर आ रही है, रहेगी, खाएगी, पिएगी, तो भैया आप दहेज भी दीजिए। तो ये सब चीजें स्टार्ट होती हैं। द बर्थ ऑफ सन वाज इंक्रीजिंगली प्रेफर्ड, यस। अब राजा को अगर साम्राज्य बढ़ाना है तो महिलाएं पावर नहीं होल्ड कर सकती, छतरी नहीं बन सकती, तो आपको पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए। अब नहीं हो रही तो 4-6 मतलब रानियां, तो फिर डेवलपमेंट हो जाता कि ना ऐसा। डॉटर्स वर केम टू बी सीन एज अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब बोझ महसूस होती थी। ये बेटा बहुत दूर की बात नहीं है, हम पढ़ जरूर रहे हैं यहाँ का, लेकिन हमारे देश में 50 साल पहले, 50 साल के आज भी अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चल रहा है, इसका मतलब सच में ऐसा हो रहा है। हमारे घर में भले ना हो, हमारे माँ बाप शिक्षित होंगे, लेकिन आस पड़ोस में चीज़ें ऐसी आपको विजिबल हैं, और आज भी ऐसा होता है। आज भी हर घर में, गाँव में आप देखेंगे तो जब खाना बनता है ना, बनाता कोई है, और जब सब लोग खा लेते हैं तो जो बचा बुचा होता है वही महिलाएं खाती हैं। तो वही मैंने आपको सिखाया था एक दिन पहले कि अगर आपको किसी भी घर की स्थिति जाननी है, किसी समाज की स्थिति जाननी है, आप उन घर के बच्चों को और औरतों को देखिए। अगर उनके पेट में सब कुछ जा रहा है अच्छा, वो अच्छा पहन रहे हैं, यानी कि वो घर संपन्न है और वो घर कैसा है, सच में मतलब एम्पावर्ड है। अदरवाइज डिक्लाइन आपको देखने मिलेगा। विडो रीमैरिज बिकेम सोशली डिस्करेज्ड, यानी कि समाज में ये एक तरह से दूषित देखने लगे। और ये सब बातें बेटा जो है यहाँ पर, वुमेन्स एसेस वैदिक एजुकेशन वाज सिविल कर्टेल्ड, यस, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। आप यकीन मानिए 19th सेंचुरी की जब हम बात करेंगे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम की, तो रुखैया सिखावत का हम बताएंगे कि ऐसे वो एक बड़े रॉयल फैमिली में होने के बाद, ब्राह्मण क्लास में होने के बाद, अपने बेटे की जब किताबें को पढ़ती थी तो रात में वो दरवाजों के नीचे दरवाजों के नीचे वो कुछ ना कुछ लगाती थी ताकि लाइट बाहर ना जाए।
और तब पढ़ पढ़ के महिलाओं ने ऐसी स्थिति बनाई। 19वीं सेंचुरी की बात है कि आगे फ्यूचर में जाके आज हम इस लेवल पे आए कि हम हर क्लास में देख पाते हैं कि इक्वालिटी है। फिर भी आप देखिएगा, एक बड़ी कॉमन चीज़ है, हर स्कूल के हर क्लासरूम्स में आपको लड़कियों की स्थिति जो स्ट्रेंथ है वो लड़कों से हमेशा कम मिलेगी। और ये बहुत स्ट्रेंज बात नहीं है, इंडिया में जो जेंडर रेशियो है वो भी बहुत स्क्यूड है मतलब कि जो मेल्स हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि जो हम लोग जैसी चीज़ें करते थे वो उस वजह से चीज़ें हो गई हैं। तो ये बेटा लेटर वैदिक से चला आ रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट कंपैरेटिव स्टडी इकोनॉमी की एंड लाइवलीहुड की, कि इकोनॉमी या लाइवलीहुड में क्या चेंजेस आए। आपको मैं बताया था कि लार्जली जो चीज़ है वो ये कि अर्ली वैदिक पीरियड में हमने को क्या देखने को मिलता है कि ज़्यादातर ये सब लोग अपने आप को कैटल रियरर समझते थे, मतलब कि जो जानवर थे, गाय थी, उससे इकोनॉमी को नापा जाता था, कौन कितना अमीर है। आपको याद है गोमत, ऐसा व्यक्ति जो सबसे ज्यादा गाय होल्ड करता है, तो ये अर्ली वैदिक एज में था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या होगा, लैंड किसके पास ज्यादा है उस व्यक्ति को हम मानेंगे कि वो इकोनॉमिकली पावरफुल है ना। आज भी ऐसे ही है, हम लोग लेटर वैदिक पीरियड में कह सकते हैं कि हम ऐसी स्थिति में है कि आज जानवर तुम 4 रख लो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज इकोनॉमी के और भी रिसोर्स है ना, गाड़ी वाड़ी कितनी है उससे नाप लेते हैं हम लोग, लेकिन जमीनों के हिसाब से देखते हैं थे हम लोग लेटर वैदिक पीरियड में। देखिए ऋग्वेद इकोनॉमी वाज प्रीडोमिनेंटली पेस्टोरल, चरवाहे है ना। कैटल रियरिंग वाज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सबसे पहला ऑक्यूपेशन क्या था, कैटल रियरिंग, उसके लिए एग्रीकल्चर होता था। एंड वेल्थ वाज मेजर्ड इन टर्म ऑफ लाइफ स्टॉक्स, कितने जानवर आपके पास हैं उसकी वजह से। और जानवर कैसे, काउ, यानी कि जो आपको कुछ असिस्ट करें जैसे मिल्क एंड बाकी चीजें, व्हिच वर कंसीडर्ड सेक्रेड एंड सेवरल served as a unit of exchange. The Rigved contain numerous references to cattle rates, indicating the centrality of the cattle to the economy and inter-tribal conflict. Yes, युद्ध भी हो जाता है, ट्राइब्स की लड़ाइयां भी हो जाएंगी, किसको लेके, जानवर को लेके होती थी कि हमारे जानवर को ये खिला दिया ना वो बीमार पड़ा हुआ है, तो ये सब हरकतें थी उस समय लोगों की। एग्रीकल्चर एग्जिस्टेड बट सेकेंडरी, एग्रीकल्चर था। द प्लॉ वॉज नोन बट फार्मिंग वॉज लिमिटेड टू द टूल्स अवेलेबल, क्योंकि कॉपर ब्रॉन्ज से कितनी खेती करोगे, आओ देखिए। लेकिन अब और बार्टर सिस्टम हुआ करता था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में चीजें चेंज हो जाएंगी। लेटर वैदिक पीरियड में हम लोग एग्रीकल्चर सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट बन जाते हैं, तो एग्रीकल्चर बिकम द डोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। द फर्टिलिटी ऑफ द एलुवियल सॉइल जो गैंगेटिक प्लेन्स में मिली, वहां पर फर्टाइल लैंड्स है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा हुआ। कंबाइंड विद द आयरन प्लॉशेयर, यानी कि अब हमारे पास में फावड़े, लोहे, हल जैसी चीज आ गई जो कि आयरन की बनी होती है और प्रोडक्शन अच्छा होता है। ये सब प्रोडक्शन हम करते थे। सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सपोर्टेड लार्जर डेंसर पॉपुलेशन एंड फ्रीड फ्रॉम प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन फॉर स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन। यस, जब आपके पास बहुत सारा लैंड होगा, बहुत सारा सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा, तो आप फैमिली भी डेवलप करने का ग्रो करने का तो लार्जर फैमिलीज डेवलप होंगी, और उसकी वजह से उनकी क्योंकि नीड्स पूरी हो रही है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो इस तरह की चीजें हो रही थी। लैंड ओनरशिप रिप्लेस कैटल एज अ प्राइमरी मेजर ऑफ वेल्थ एंड सोशल स्टेटस। आपकी समाज में स्थिति क्या है, ये आपके जमीन कितनी आपके पास है उससे आकी जाएगी। द लेटर वैदिक पीरियड ऑल्सो सॉ द इमर्जेंस ऑफ अर्ली फॉर्म्स ऑफ करेंसी। यस बेटा, हमें करेंसी मिलती है निष्क और सतमना, जो कि एक तरह के गोल्ड के कॉइन्स थे बेटा उस टाइम के, तो इस टाइप की करेंसी हमको देखने मिलती है। लेटर वैदिक टेक्स्ट दो दीज वर लाइकली ऑर्नामेंटल वेट्स रादर देन स्टैंडर्डाइज्ड कॉइन्स। क्राफ्ट यानी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हुआ था, सब एक तरह के नहीं थे, लेकिन इन तरह के गोल्ड के सिक्कों को हम निष्क कहा करते थे। क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन इंक्रीज विद द रेफरेंस टू द कारपेंटर, पोर्टर्स, वीवर्स, मेटल वर्कर्स इन द वैदिक टेक्स्ट, यानी कि नए नए प्रोफेशन आ गए थे, है ना। कुछ लोग कुम्हार हैं और कुछ वीवर्स हैं, बुनकर हैं, मेटल वर्कर्स हैं। भाई अब आगे वैदिक एज में माइथोलॉजी की माने तो ना महाभारत जैसा युद्ध भी करना है हमको, तो हथियार, तलवार, रथ, ये सब चीजें बनाने में भी लोगों का ध्यान जाएगा लोहे के आने से। ठीक है बेटा, बेटा ये कंपैरेटिव स्टडी है अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड के रिलीजियस पार्ट की। तो आपको याद है, जैसा मैंने बेटा आपको बताया था, अर्ली वैदिक टाइम पे कोई भी रिलीजन एज सच क्रिस्टलाइज नहीं हुआ था कि कौन से गॉड्स बहुत सारे नहीं थे जिनको प्रेज करते थे। जबकि मैंने बताया बेटा आपको कि नेचर की फोर्सेस थी बहुत सारी, यानी कि नेचुरल फोर्सेस थी जिनको प्रेज किया था। आप देखिए हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, अर्ली वैदिक पीरियड में बेटा जो हमको हाइम्स मिलते हैं 1028 हाइम्स, उनमें से मोर देन 1/4 जो हाइम्स हैं वो डायरेक्टली इंद्रदेव को डिवोटेड है। यानी कि उस वक्त के लोग जो चीज देखते थे, काफी स्मार्ट थे, जो चीज देखते थे उसको प्रेज करते थे। जैसे कि इंद्रदेव, गॉड ऑफ थंडर एंड रेन, द मोस्ट सेलिब्रेटेड डेटी इन द ऋग्वेदा, इनवोक विक्ट्री इन बैटल। यानी कि जो ऋग्वेदिक में हाइम्स मिलती हैं उसमें दिखाया जाता है, बताया जाता है हमको कि जो इंद्रदेव है वो काफी सुपीरियर गॉड है। अग्निदेव, वरुण देव और सूर्य, उषा, वायु, डेटीज ऑफ सन, डॉन एंड विंड,
तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जितनी नेचुरल फोर्सेस है सिर्फ उनको प्रेज किया जाता है। जो बेटा गॉड का कॉन्सेप्ट है, हालांकि काफी हार्श से समझना, लेकिन माइथोलॉजी की मानना अलग है। लेकिन अगर माइथोलॉजी से हटके गए समझे, जो लिटरेचर मिलते हैं हमको वैदिक एज के, उसमें ये क्लियर कट दिखाया जाता है कि कोई भी गॉड, जैसे आज जो फेमस गॉड्स हैं हमारे, जो भगवान हैं, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलते थे, वो लेटर वैदिक एज में आते हैं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं और चीजें। रिचुअल्स वर रिलेटिवली सिंपल, यस। इस वक्त जो रिचुअल्स हुआ करती थी, जो कर्म कांड करने के तरीके होते थे, वो बहुत आसान थे। आपको हाइम सुक्तास पढ़ने हैं, ऑफरिंग मिल्क, ग्रेन और सोम बेटा एक तरह का ये सोम रस होता था। जैसे आजकल काफी ना चीजें लोग गलत लोग कंज्यूम करते हैं, लिकर वगैरह, तो ये कहते हैं कि उस टाइम का ऐसा ना ड्रिंक था। वर मेड डायरेक्टली टू द गॉड्स। देयर वर नो एलॉबरेट प्रीस्टली हायरार्की एंड हाउसहोल्ड कुड परफॉर्म मोस्ट रिचुअल्स हिमसेल्फ। यस, अर्ली वैदिक में ऐसा कुछ भी देखने को मिलता कि कोई बहुत बड़े बड़े एलॉबरेट रिचुअल्स हैं जिसके लिए आपको ब्राह्मण से या फिर किसी ऐसे व्यक्ति का असिस्टेंस चाहिए। आप लार्जली खुद भी उन रिचुअल्स को परफॉर्म कर सकते हो। रिचुअल्स काफी सिंपल होते थे, रिचुअल्स के ऑब्जेक्टिव सिंपल थे कि हमें अपने घर की केवल खुशहाली चाहिए, कोई राज या साम्राज्य जैसी चीज बनाने की जरूरत नहीं है। मिल्क और ग्रेन ये सब चीजें ऑफर करते थे जो कि इजिली हर एक के पास अवेलेबल है। लेकिन बेटा लेटर वैदिक पीरियड में यही चीज डाइल्यूट होते हुए दिखती है। लेटर वैदिक पीरियड में हम देखेंगे कि कैसे रिचुअलिज्म डेवलप हो गया था। फिलॉसफीज उसके बाद में आती हैं। रिचुअलिज्म का मतलब कि इलेबोरेट रिचुअल्स थे। जो लेटर वैदिक एज के टेक्स्ट हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनमें ऐसे ऐसे रिचुअल्स मिलते हैं जिनको परफॉर्म करने के लिए आपको नीड होगी, जरूरत पड़ेगी ऐसे लोगों की जो रिचुअल्स गाते हैं। लार्जली ब्राह्मण्स, इसी वजह से लेटर वैदिक एज में आके ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी बेटा बन चुकी थी। यहां पर देखिए आप, कुछ नए डेटीज आ चुके थे, जैसे कि इंद्र की जो इंपॉर्टेंस थी वो लेटर वैदिक एज में खत्म हो चुकी थी। प्रजापति, जिन्हें हम ब्रह्मा कहते हैं, जो कि क्रिएटर है। बेसिकली आपने सुना हुआ है कि त्रिमूर्ति, 3 भगवान हैं जिन्होंने एक दुनिया बनाई, ब्रह्मा जी, ऐसा मानते हैं माइथोलॉजी में। एक जो उस दुनिया को चला रहे हैं, दैट इज विष्णु, एंड लास्ट जो डिस्ट्रॉय करते हैं यानी रिसाइकल करते हैं उस चीज को, दैट इज शिवा। तो आप देख सकते हैं ओरिजिनेटर, रेगुलेटर एंड डिस्ट्रॉयर। तो यहाँ पर प्रजापति जो कि ब्रह्मा जी थे, उनको पूजा जाता है, सुप्रीम डेटी थे, लेटर आइडेंटिफाइड एज ब्रह्मा। विष्णु जो कि प्रिजर्वर है, जो कि रेगुलेट कर रहे हैं, सोसाइटी को चला रहे हैं। आप देखते हैं विष्णु जी के, हमने पढ़ा है माइथोलॉजी में, बहुत सारे अवतार हुए, जैसे कृष्ण और राम का, तो अपनी लीलाओं के थ्रू वो समाज को सिखाने की कोशिश करते थे। हमें ऐसे डिपिक्शन मिलते हैं। एंड रुद्र शिवा द डिस्ट्रॉयर रोज टू प्रोमिनेंस, फॉर्मिंग न्यूक्लियस ऑफ द लेटर हिंदू ट्रिनिटी त्रिमूर्ति। तो ये त्रिमूर्ति जो है, हम इनको कहते हैं जहां पर ये तीनों गॉड्स आते हैं। तो बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि नेचुरल फोर्सेस थी जिनको हम प्रेज कर रहे थे, यहाँ पर हमारे पास पर्सोनिफिकेशन उस चीज का हो चुका था। हम इंसानों के रूप में ही जो देवी देवता हैं उनको देख पा रहे थे, और इस तरह के प्रोमिनेंट गॉड्स थे। यहाँ पर बेटा इलॉबरेट सैक्रिफाइसेस होना स्टार्ट होते हैं। यस, जो बेटा राजन का कॉन्सेप्ट था, हमने पढ़ा लेटर वैदिक एज में राजन का कॉन्सेप्ट काफी डेवलप हो चुका था। राजा अपने टेरिटरीज को एक्सपेंड करने के लिए क्या करते थे, बड़े बड़े यज्ञ करवाया करते थे, जैसे कि राजस्व यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है, अश्वमेघ यज्ञ है। अब बेटा होता क्या है, इन सब यज्ञ को परफॉर्म करते वक्त बहुत सारी चीजों को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता था कि आपको जो गॉड्स हैं, डेटीज हैं, वो प्रसन्न होकर बहुत सारे चीजें आपको ऑफर करें। बेटा मैं आपसे बात करना चाहूंगा यहाँ पर एक यज्ञ के बारे में, अश्वमेघ यज्ञ के बारे में। आप सबने सुना जरूर है अश्वमेघ यज्ञ के बारे में। अश्वमेघ यज्ञ बेटा एक ऐसा यज्ञ था जो राजा करवाया करते थे अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन को बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे मैं अगर एक राजा हूं, मैं एक छोटी सी टेरिटरी में रूल कर रहा हूं, तो होता क्या था कि आप अगर अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाहते हो तो आपके पास में 2 रास्ते हैं। या तो आप मैट्रिमोनियल अलायंसेस के थ्रू इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, या तो आप टेरिटोरियल एक्सपेंशन करेंगे जो कि वॉर को इंक्लूड करता है। तो इसके लिए एक तरीका बनाया गया, दैट इज ऑफ द हॉर्स। एक तरीका था जो कि बड़े इलेबोरेट रिचुअल्स के थ्रू किया जाता था। तो ब्राह्मण्स ने ही सजेस्ट किया था क्षत्रिय यानी राजा लोगों को कि आपको ऐसे परफॉर्म करना है। इसमें होता क्या था बेटा कि जैसे राजा हुआ करता था, उसकी एक जो सबसे बड़ी रानी हुआ करती थी, उनको ये इलॉबरेट रिचुअल उस तरह से स्टार्ट होता था जैसे कि आप एक कोई बहुत अच्छा सा घोड़ा जो कि व्हाइट होता था ना, ऐसा घोड़ा देते थे जो दिव्य या जिसमें दिव्य रूप दिखे या फिर देवताओं के रूप में हो। तो ऐसा एक व्हाइट हॉर्स जो कि बहुत रेयर होता था, जिसमें कोई भी दाग ना हो, ऐसे घोड़े को पहले ढूंढा करते थे। फिर जो राजा ये परफॉर्म करवाना चाहते थे, उनको इस हॉर्स को काफी पालना पड़ता था, मतलब उसको स्ट्रांग बनाना पड़ता था, मजबूत रखना पड़ता था। फिर करते क्या थे बेटा कि ये उस घोड़े को एक ऐसे पार्ट पहनाते थे जिसमें हर एक चीज लिखी होती थी कि ये जो घोड़ा है वो इस सम्राट का है, यहाँ रहते हैं, और जो भी इस घोड़े को पकड़ता है या उसको बंदी बनाता है, तो जो इस घोड़े के साथ पीछे आर्मी आ रही है,
उस आर्मी के साथ आपको इसको फाइट करना पड़ेगा। तो अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत यहाँ से होती थी। सबसे बड़ी महारानी हुआ करती थी, वो उस घोड़े के गर्दन के पास में कट लगाया करते थे ताकि वो कंटिन्यूअसली ब्लीड करता रहेगा। ऐसे तो बेटा घोड़ा भागता रहेगा, आप कहाँ से लड़ाई करते रहोगे ना, घोड़ा तो हमेशा कभी रुकेगा नहीं, ऐसे कहीं चलेगा, कहीं खाएगा, कहीं घूमता रहेगा। तो ये ब्लीड करते थे ताकि उसके जब ब्लड वेन हो जाएगा तो वो रुक जाएगा। तो अब होता क्या था कि जब ये घोड़ा चलना स्टार्ट करता था, भागना स्टार्ट करता था, तो पीछे पूरी आर्मी मूव करती थी। रूल्स बेटा बड़े क्लियर थे कि ये घोड़ा जहां जहां टेरिटरीज में पहुंचेगा, उस टेरिटरी के जो लोकल किंगडम्स हैं, लोकल रूलर्स हैं, वो या तो इस राजा के सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लेंगे, उनके अधीन आ जाएंगे, या अगर वो उसको पकड़ते हैं, बंदी बनाते हैं, तो ये सिंबलाइज करता है कि अब आप वॉर के लिए रेडी हो रहे हो। और फिर बिल्कुल धर्म युद्ध की तरह की रुक के समय लेके वॉर होती थी उनके बीच में। अगर राजा एक्सेप्ट कर लेते थे सुप्रीमेसी को, तो वो उसको फिर आगे जाने देते थे और ये अश्वमेध यज्ञ चलता रहता था। लेकिन जो राजा लोग पकड़ लेते थे तो युद्ध होते थे। अब युद्ध में कोई एक जीतेगा, जो जीतेगा तो उस पर ये जिम्मेदारी थी, मॉरल जिम्मेदारी थी, मॉरल ड्यूटी थी, ये भी ब्राह्मण से आया था कि अगर आप पकड़ते हो और जीत जाते हो तो उस अश्वमेध यज्ञ को कंटिन्यू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी है। यानी कि वो घोड़ा आगे चलेगा। जब तक वो घोड़ा खत्म नहीं हो जाता था या वो घोड़ा सेक्रीफाइस नहीं होता था, तब तक ये अश्वमेध यज्ञ संपन्न नहीं माना जाता था। अब जैसे ही ये चीज बेटा होती थी, सबसे ज्यादा डरावनी चीज यही जो हमें मिलती है वैदिक एज की, कि जब ये हॉर्स को सेक्रीफाइस करते थे बेटा, इसके साथ साथ में बहुत सारे जानवर, घोड़े के साथ साथ में बकरियां, गाय, भैंस और जो बाकी जानवर हैं, इनकी भी बेटा आहुति देनी पड़ती थी, इनको भी सेक्रीफाइस करना पड़ता था। और जब हम उस घोड़े को मार दिया था काट के, और मानते थे कि अब ये इतना बड़ा जो रिचुअल है, छोटे आम आदमी की बात तो है नहीं बेटा। अगर आपको सुख, ऐश्वर्य और संपत्ति और शासन चाहिए तो उसके लिए आपको इतने बड़े बड़े रिचुअल्स करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से जो ये अश्वमेध यज्ञ है, ये कहीं ना कहीं वन ऑफ द मेन रीजन बनता है बहुत बड़े स्केल पे सेक्रीफाइसेस का, एनिमल किलिंग का। और इस लेवल का एनिमल किलिंग था कि लोगों के अंदर फिर इसके प्रति बदलाव आता है। और कहीं ना कहीं बुद्धिज्म और जैनिज्म जो आगे रिलीजन आएंगे, इन रिलीजन के लिए ग्राउंड तैयार करता है कि कैसे वो पीसफुल रहेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलोबरेट सेक्रीफाइसेस हैं, यज्ञ होते थे जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स, एक्सपेंसिव होते थे। यहाँ लिखा हुआ एक्सपेंसिव सेरेमनीज थी जो कि नॉर्मल आदमी होल्ड नहीं कर सकते थे, जैसे कि यहाँ पर आप खुद से घर पे कर पा रहे हो। रिक्वायरिंग मल्टीपल स्पेशलाइज्ड प्रीस्ट, यस, आपको पंडित पुरोहितों की जरूरत हुआ करती थी। राजसूय यज्ञ जो कि रॉयल कॉन्सेक्रेशन का है, अश्वमेध यज्ञ हॉर्स के सेक्रीफाइस का, वर परफॉर्म बाय किंग्स टू असर्ट सुप्रीम अथॉरिटी। ओनली ब्राह्मण्स कुड परफॉर्म दिस रिचुअल। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ ब्राह्मण्स के पास में था, क्योंकि जो वेदों में लिखा है उसको पढ़ना और राजा को समझाना कि कैसे यज्ञ होगा, कैसे ये कर्मकांड रिचुअल कैसे होंगे, और तभी आपको है ना बाकी चीजें मिल पाएंगी। गिविंग देम एनॉर्मस सोशल एंड पॉलिटिकल पावर। और यहीं से कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण्स हैं उनकी सुप्रीमेसी आती है लेटर वैदिक एज में। लेटर वैदिक एज में जो होता है बेटा, जो ब्राह्मण्स हैं उनकी पावर बहुत राइज करती है। कुछ यहाँ पर उपनिषदिक टर्म्स आते हैं। यहाँ पर क्या होता है, द लेटर उपनिषद मार्क्ड रेडियल शिफ्ट फ्रॉम द रिचुअलिज्म टू द फिलॉसफी। यस बेटा, इंडिया की 6 क्लासिकल फिलॉसफीज है, इसका हम एक अलग से लेक्चर जब करेंगे आर्ट एंड कल्चर का, तब पढ़ेंगे कि क्या क्या फिलॉसफीज हैं और लोग किस चीज मानते हैं, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, ये सब चीजें क्या है। सो रिचुअल से फिलॉसफी से तो जाते हैं। कॉन्सेप्ट सच एज आत्मन, यस, जब इंसान बाद में सोचता है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसी चीजें चल रही हैं, तब वो बात करता है कि क्या जानवर, पेड़ पौधे और जो हर चीज है उसके अंदर हमारे ही लोग हैं, या आत्मा ही है, ये परमात्मा की चीज बनाई हुई है। तो आत्मन की बात करते हैं जो कि इंडिविजुअल सोल, ब्रह्म की बात करते हैं। अभी डुअलिटी में हम पढ़ेंगे, कुछ लोग इसको अलग अलग मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि एक ही है। जैसे आपने आदि शंकराचार्य के बारे में भी सुना होगा, वो संत थे 8वीं शताब्दी के आसपास, उन्होंने कहीं ना कहीं जो बात करी है वो कि डुअल नहीं, एक ही है, ब्रह्म का वासी है, अहम ब्रह्मास्मि, आपने सुना होगा। तो कर्म की बात करते हैं, मोक्ष की बात आएगी, ये फिलॉसफीज पे डेवलप होगा। वर एक्सप्लोर्ड लाइंग टू द फाउंडेशन ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन। यस, तो जो फिलॉसफीज हैं बेटा, ये भी लेटर उपनिषद में ही आई हैं। हालांकि इसकी वजह से एक नया रिलीजन यानी कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविकावाद, ये सब बेटा रिलीजन डेवलप होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सेक्रीफाइसेस बढ़ जाती हैं, या फिर ऐसे ब्राह्मण्स रिचुअल्स बनाते हैं जो सिर्फ एलीट लोग कर सकते हैं, या फिर जो एक्सपेंसिव हैं, तो बाकी लोग कैसे कनेक्ट करेंगे, इस चीज को चैलेंज करते हैं। लास्ट में हम पढ़ेंगे जब भक्ति मूवमेंट की बात करेंगे बेटा, दिस इज अराउंड 700 ऑनवर्ड्स जो हम पढ़ेंगे भक्ति मूवमेंट या सूफीज्म इस्लाम में, तब ये आती चीजें। और कैसे भक्ति मूवमेंट में आने की वजह से जो कुछ लोग आते हैं, तो जो ये इम्प्योरिटीज हम कह सकते हैं लेटर वैदिक एज में आ चुकी थी सोसाइटी में, इसको सही कर पाएंगे और फिर हम लोग वापस से
जो भगवान है उससे कनेक्ट कर पाएंगे, वरना कुछ तो लेटर वैदिक पीरियड में ऐसा हो गया था बेटा कि जब तक आप अगर भगवान से बात करना चाहते हो, जब तक ब्राह्मण नहीं चाह रहे हैं, तो वो आप व्हाट्सएप कॉल पे बात नहीं कर सकते। लेकिन हालांकि भक्ति मूवमेंट की वजह से ये चीजें आसानी से हो चुकी थी। ओके बेटा, लास्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी स्लाइड है, कंक्लूजन है। इस कंक्लूजन में बेटा आप जस्ट अ वेट, इस कंक्लूजन में ओके बेटा, सो ये आपके बहुत अच्छी स्लाइड है, एक ये कंक्लूजन पार्ट है जहां पर आप समरी देख सकते हैं। यहाँ पर फीचर लिखे हुए हैं, अर्ली वैदिक एज में किस तरीके से वो चीजें थी और लेटर वैदिक एज में क्या था। ये आपके लिए कंपाइल है, एग्जाम के लिए आप आसानी से पढ़ सकते हैं, आपके स्कूल या कंपटीशन लेवल पे जो एग्जाम्स आते हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहले रीजन की बात करते हैं, तो बेसिकली कंपाइलेशन है ये कि क्या था रीजन। तो आप देख सकते हैं कि अर्ली वैदिक एज में लोग सप्त सिंध रीजन में आते थे, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, लेकिन बाद में आयरन के आने से गैंगेटिक प्लेन्स को खाली करा गया और वहां पर फिर ये जनपद और महाजनपद, जो कि हम नेक्स्ट सब पढ़ेंगे, वो बने। तो गैंगेटिक वैली में आके रहना स्टार्ट करते हैं यूपी बिहार में। इस वक्त मेन मेटल कॉपर और ब्रॉन्ज एज थी, इसे हम चाकोलिथिक एज कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अब आयरन का इन्वेंशन हो चुका था, कृष्ण आयास और इस तरह के टूल्स वगैरह आ चुके थे, जिसे हम देखते हैं यहाँ पर। पॉलिटिकल यूनिट बेटा, यहाँ पर जन ट्राइबल क्लैंस थे, यहाँ पर जनपद बन चुके थे, यही बाद में एक्सपेंड करके महाजनपद में कन्वर्ट होंगे, जो कि अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेटा। किंग की पावर बेटा यहाँ पर लिमिटेड थी, सभा समिति उसको चेक कर सकते थे, इनफैक्ट चेंज कर सकते थे, हमने पढ़ा। लेकिन यहाँ पर ये पावर एब्सोल्यूट हो जाएगी और डिवाइन सैंक्शन क्लेम करेंगे राजा। मैंने बताया था किस तरीके से कि राजा जो थे वो ये दिखाते थे कि मैं गॉड का ही एक रूप हूं और आप मुझे अपनी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकते। सोशल सिस्टम बेटा यहाँ पर फ्लेक्सिबल था, लोग वर्ण में अपने कर्म के हिसाब से बटे हुए थे और वो मोबिलिटी थी, सोशल मोबिलिटी। लेकिन लेटर वैदिक एज में ये रिजिड हो जाएगा, बर्थ बेस्ड कास्ट सिस्टम आ जाएगा, ना कि कोई क्लासेस रह जाएंगी। वुमेन का स्टेटस बेटा बहुत अच्छा था, इक्वल राइट्स थे, हाई सोशल स्टेटस था, वो हाइम्स लिखने के लिए भी थे, साथ में सभा समिति में बैठने की इजाजत भी थी। लेकिन डिक्लाइन होता है यहाँ पर और रिस्ट्रिक्शन आती है बहुत सारी, और सभा समिति से भी उनको हटा दिया जाता है, कोई बड़े बड़े रिचुअल्स परफॉर्म नहीं कर सकते थे वो, वुमेन्स के कंडीशन में डेवलपमेंट होता है। इकोनॉमी बेटा यहाँ पर पेस्टोरल थी, कैटल एज अ वेल्थ ट्रीट किए जाते थे, लेकिन यहाँ पर सेटल एग्रीकल्चरलिस्ट बन चुके थे और लैंड अब वेल्थ की तरह ट्रीट की जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं जो चीफ डेटी थे बेटा वो इंद्र थे, वायु, वरुण और सन यानी सूर्यदेव, वो सब जो नेचुरल फोर्सेस हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंद्र थे। बट यहाँ पर जो ब्रह्मा है वो सबसे ज्यादा सुप्रीम पोजीशन लेंगे। एंड लास्ट जो टेक्स्ट है वो सिर्फ ऋग्वेद लिखा गया था, यहाँ पर बाकी 3 वेद और उपनिषद लिखे गए, अर्नक्स लिखे गए, ये सब जो हुए लेटर वेद में हुए। तो दैट वाज द होल लेक्चर फ्रॉम माय एंड। अब हम आपसे फिर मिलेंगे एक अगले लेक्चर में, जहां पर हम बेटा जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये महाजनपद में कन्वर्ट होते हैं और 16 महाजनपदों की जो कहानी है वो आपको जरूर सुननी चाहिए और लेक्चर देखना चाहिए। तो आप नेक्स्ट लेक्चर को देख सकते हैं। महाजनपद में बेटा हम बात करेंगे मगध जैसे बड़े साम्राज्य की, वहां पर कैसे और कहीं ना कहीं जो भारत का सबसे पहला एम्पायर साम्राज्य बनता है ना, हम बात करेंगे मौर्यन एम्पायर की, जो कि मगध से स्टार्ट होता है। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।